हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे अपने यूट्यूब चैनल याहू जनरल स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग जैसा कि डेली की तरह आज हम लोग बात करेंगे जनरल अवेयरनेस के बारे में, जो कि ग्रुप वाई में पूछा जाता है। काफ़ी ज़्यादा इससे क्वेश्चन करीब 8-9 क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं उसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि थंबनेल आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि जो मैं इस जनरल अवेयरनेस का बारे में बता रहा हूँ, यानी कि सामान्य अध्ययन के बारे में बता रहा हूँ, वो कि ग्रुप वाई के अलावा नेवी में भी पूछा जाता है, एसएसआर में भी पूछा जाता है। तो अगर आप नेवी की तैयारी करते हैं या फिर एसएसआर की तैयारी करते हैं या फिर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामों की भी तैयारी करते हैं, तो इसमें आपका जीके और जीएस का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उससे यह एक बहुउद्देशीय की तरह आपका हो जाएगा कि एक चीज़ पढ़ने से कई सब्जेक्ट या फिर कई परीक्षाओं को आप इससे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है क्वेश्चन कि भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है। यानी कि भारत की जो वित्तीय राजधानी, वित्तीय का मतलब हम पैसे से लगा सकते हैं, इसकी राजधानी कौन सी है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए चलिए अगले क्वेश्चन पे इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों का एयरफोर्स ग्रुप वाई में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए पूछा हुआ है एएलयू का पूरा रूप है, यानी कि एएलयू का फुल नेम पूछा हुआ है। तो बता दें हम, जैसा कि एएलयू देखिए इसमें कंप्यूटर से भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते रहते हैं और पॉलिटी से भी क्वेश्चन बनते रहते हैं और हिस्ट्री से क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो इस तरह से कई सब्जेक्टों का समावेश होता है। इसमें मात्र 8-9 क्वेश्चन बनते हैं, पर इसमें कई सब्जेक्ट का समावेश होता है। देखिए एक कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर जिसे कंप्यूटर पता होगा वही ना बता सकता है। पर लेकिन अगर आपने हमारा वीडियो देखा है तो इसमें आप लोगों को हम काफ़ी ज़्यादा हर पोर्शन से, हर सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चन लेकर आए हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ग्रुप वाई की दृष्टि से। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं आप लोगों को एएलयू का फुल नेम क्या होता है। जैसा कि एएलयू का फुल नेम होता है अर्थमेटिक। ए से अर्थ मैटिक, यल से हमारा लॉजिक हो जाएगा और यू से यूनिट हो जाएगा। यानी कि इसका पूरा नेम हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए तो इस तरह से आप काफ़ी आसानी तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को याद कर सकते हैं, जैसा कि इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बोलती फिल्म थी। यानी कि भारत में पहली जो फिल्म बनी थी वो कौन सी थी जो बोलती फिल्म थी। तो मैं आपको बता दूं कि भारत की पहली बोलती फिल्म आल्म आरा थी। आल्म आरा यह पहली बोलती हुई फिल्म थी। जैसा कि इसका अरे देखिए इसमें बी में दिखाई दे रहा है आप लोगों को, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर अब मैं आप लोगों को और इसमें कुछ क्वेश्चन के बारे में बता दूं, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी। यानी कि फर्स्ट फिल्म कौन सी बनी थी, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैं बता दूं, भारत की सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। यानी कि राजा हरिश्चंद्र ये भारत की पहली फिल्म थी। तो इस तरह से आपका यहाँ पर 2 क्वेश्चन तैयार हो सकता है कि भारत की पहली फिल्म कौन थी, बोलती हुई फिल्म कौन थी। तो बोलती हुई फिल्म आल्म आरा है। चलिए इसी तरह हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है। देखिए एक क्वेश्चन आपको जनरली साइंस से रिलेटेड रखता है, क्योंकि देखिए साइंस से कुछ क्वेश्चन इसमें भी बनते हैं। तो देखिए साइंस का क्वेश्चन है। देखिए लिखा हुआ है कि फाउंटेन पे किस सिद्धांत पर काम करता है। यानी कि फाउंटेन पेन जो है किस सिद्धांत पे काम करता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि फाउंटेन पेन जो केशकत्व के सिद्धांत पे काम करता है। किस सिद्धांत पे काम करता है, इसमें जो केश की क्रिया होती है उसी के यह सिद्धांत पे काम करता है। तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है केश की क्रिया। अगर जनरली मैं बता दूं केशकत्व के बारे में, अगर मैं कुछ बताना चाहूँ तो केशकत्व आप सिंपली भाषा में, प्रयोगात्मक भाषा में आप जान लीजिए कि जिस तरह हम लोग पहले पुराने ज़माने में दीपक जलते थे, तो दीपक में जो लौ जलता था, यानी कि जो उसमें लौ जलता था, वो किसी भी रुई का या फिर कपड़े का बना करके हम लोग नीचे उसमें तेल में डाल देते थे। तो तेल रिश्ते रिश्ते ऊपर जाता था और वो उससे ही जलता था। तो ये जो रिसन की क्रिया होती थी, जो नीचे से तेल ऊपर उठ कर जाता था, तो जो कपड़ों का रंध्रों के माध्यम से ऊपर जाता था, जो ये रिसन प्रक्रिया होती थी, इसी सिद्धांत को हम लोग बोलते हैं केशिकात्व। केशिकात्व।
अगर मैं और आप लोगों को बताना चाहूँ कि और किस तरह से भाषा से हम लोग समझ सकते हैं, तो जैसा कि हम लोग खेत में पानी चला कर के आते हैं और दूसरे दिन या फिर तीसरे दिन इसमें पानी नहीं दिखाई देता है, सूख लेता है, तो कुछ तो वाष्पोत्सर्जन हो जाता है, पर कुछ पानी ऐसा होता है जो ज़मीन के नीचे उसी के रंध्रों में, जो मिट्टी के रंध्र होते हैं उसके माध्यम से ज़मीन के नीचे चले जाते हैं। तो ये जो पतले पतले रंध्र होते हैं, जो नालियाँ कह सकते हैं, पतली पतली ऐसी नालियाँ जो पानी को काफ़ी ऊपर लेकर जाती हो फिर नीचे लेकर आती हो, तो ऐसे ही नालियों को हम लोग केशकत्व नाली कह सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ से आपको केशकत्व के बारे में पता चल गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि ओजोन परत किस वायुमंडल परत में पाई जाती है, यानी कि ओजोन का जो लेयर है, जो ओजोन का परत है, वो किस लेयर में, किस वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है। जैसे कि हम बता दें, जो हमारे पृथ्वी है उसके बाहर कई परतें पाई जाती हैं। ये देखिए हमारा पृथ्वी है, अर्थ, इसके इसके बाहर कई लेयर पाए जाते हैं। जैसा कि देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा है, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल। तो ये जो ओजोन परत है, जो हमारी सूर्य से आने वाली किरणें होती हैं, जो सूर्य से हमारी किरणें आती हैं, उस किरणों को यह रोकता है, यानी कि उसमें जो सूर्य की किरणों में एक पराबैंगनी किरणें होती हैं, उसी को ये आने से रोकता है। यानी कि पृथ्वी पर काफ़ी ज़्यादा अपना पूरा पृथ्वी के बाहर एक लेयर बनाया हुआ है, वो किस मंडल में है, यानी कि किस परत में है, वही आप लोगों को बताना है। अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा समताप मंडल, क्योंकि समताप मंडल में ही ओजोन लेयर पाया जाता है। अब आप लोगों का एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ओजोन लेयर का कार्य क्या है, या फिर ओजोन लेयर क्यों, अरे क्या कार्य करता है। तो यह पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है, यानी कि इसी को पराबैंगनी किरणों को इस पर आती है और टकरा करके यहाँ से चली जाती हैं। अगर पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ जाती तो मानव जाति के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होती। तो इस तरह से आप यहाँ पर जान सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि गरबा कहाँ का लोक नृत्य है। गरबा, जैसा कि आप लोग इस नृत्य से काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ होंगे, आप लोग काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में सुने होंगे या फिर रोमांटिक गाने देखे होंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि गरबा जो नृत्य है, लोक नृत्य, यह गुजरात का है। यहीं पर यह गरबा नृत्य किया जाता है, जैसे कि इसमें शायद डांडी उंडी खेला जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। इसी तरह अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार के संगीतज्ञ थे, यानी कि तानसेन जी जो थे वो किस मुगल सम्राट के दरबार में रहते थे। तो मैं, जैसा कि आप लोग तो जानते होंगे कि तानसेन अकबर के साथ रहते थे। इन पे कितने ज़्यादा इस पे स्टोरियाँ हैं, कहानियाँ जो प्रचलित हैं, आप काफ़ी ज़्यादा सुने होंगे इस तरह से क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। देखिए तानसेन। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो अकबर जी थे, ये काफ़ी ज़्यादा हिंदू में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थे, यानी कि हिंदू राजा भी इन्हें लाइक करते थे, या फिर हिंदू जो जनता थी वो भी काफ़ी ज़्यादा इनसे प्रचलित थी, इनसे प्रभावित थी, या फिर इनसे ज़्यादा रिलेट रखती थी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा फसल से दिया हुआ है, यानी कि एग्रीकल्चर टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है। जैसे कि आप लोग अगर खेतीबाड़ी से संबंध रखते हैं, या फिर किसान है, या फिर गांव एरिया से संबंध रखते हैं, तो आप ये सब फसलों को जानते होंगे। जैसे कि भारत में 12 महीने होते हैं, और 12 महीने को तीन फसल में डिवाइड किया गया है। देखिए पहला होता है राबी, फिर खरीफ, और फिर तीसरा होता है जायद। तो यह पहला होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है। तो इस तरह से भारत के पूरे वर्ष को 3 भागों में बांटा गया है। अब इसमें कुछ अलग अलग फसल होते हैं। खरीफ की फसल बोली जाती है, इसमें जो फसल होते हैं वो खरीफ की फसल बोली जाती है, और इसमें रबी की। और इसमें जो जायद की फसल होती है नकदी फसल होती है, यानी कि तुरंत बेच करके उससे पैसा कमाया जा सकता है। तो और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम के होते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, रबी की फसल कौन सी है, तो रबी की फसल जो है वो चना है, चना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिखाई दे रहा है आप लोग की स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन लिखा है 1959 ईस्वी तक पाकिस्तान की राजधानी कहाँ थी, यानी कि जो 1959 ईस्वी था वो पाकिस्तान की राजधानी कहाँ थी, आप लोगों को बताना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो 1959 के पहले तक इसकी राजधानी कराची थी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा।
अगर मैं जनरली आप लोगों को इस समय बता दूं कि इस समय पाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो इस समय पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर इस समय प्रेजेंट टाइम, देखिए प्रेजेंट टाइम में, पर 1964 तक राजधानी इसकी कराची थी। देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है, यानी कि केसर जो यह किस जगह सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि केसर सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। देखिए तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में केसर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसी तरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एयरफोर्स, नेवी या फिर SSR में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आप हमारे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।